विवाद के मामले में मैं आपको 1990 में एक अखबार छपता था, एक्सप्रेस स्क्रीन साप्ताहिक अखबार, हिंदी में फिल्म वालों का, हाँ ये छपता था, और इंडियन एक्सप्रेस वालों का हिंदी में था ये साप्ताहिक अखबार। इसमें नदीम श्रवण ताज़ा आए थे और पहला फिल्म फेयर मिलते उन्होंने कह दिया था 5 साल के बाद हम संन्यास ले लेंगे और 5 साल हम ही राज करेंगे। वाकई उन्होंने 5 साल सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार लिया। लेकिन इस बयान से फिर विवाद हुआ, इतनी क्या बड़बोलापन है। तो कल्याण जी भाई से, कल्याण जी आनंद जी, कल्याण जी भाई से उस पत्रकार ने पूछा, शायद इशाक मुजावर थे या वो कोई और होगा, तो उन्होंने जो कहा था वही मैं कहूँगा। कल्याण जी ने कहा था, सफलता बड़ी होती है, विवाद छोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये विवाद हुए क्यों? जो आदमी भगवान, जो आदमी कहे मैं ईश्वर की तरह हूं, मैं भगवान ही हूं, विवाद क्यों? क्या होता है, सड़क के किनारे कुछ लोग पेड़ों को काट रहे थे और एक आदमी ने वहां से वीडियो बना लिया और वो वीडियो उसने सरकार में जो संस्थाएं हैं जो वन पर्यावरण के हैं उनको भिजवा दिया। उसके खिलाफ पुलिस FIR हो गई और संयोग से वो भी वीडियोग्राफी करवा रहा था। उसने वीडियो बनाया, वो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वो पूरी वीडियोग्राफी करवा रहा था। उसने वो वीडियो, उसे बुलाया गया ना कि भाई आप आओ, आप पर ये आरोप है। उसने पूरा वीडियो दिखा रहे, कहा हम कटाई नहीं छंटाई कर रहे थे। अब जिन लोगों को ये कटाई और छंटाई का अंतर नहीं पता है वे ओशो को नहीं समझ सकते। ओशो उस आदमी का नाम है जो स्थापित मान्यताओं, परंपराओं, धार्मिकताओं को छंटाई कर रहे थे, कटाई नहीं कर रहे थे। कटाई कर रहे होते ओशो तो वो प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और ये जो युगीन है इन सबको नकार देते। खुले दिल से स्वीकारा है ओशो ने उन्हें और उनके पक्ष में तर्क दिए। उन्होंने उनके पक्ष में तर्क दिए, सारी बातें की। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मैं वहीं पे आपको लाना चाहता हूँ, समकालीन सत्ता, चाहे धर्म की सत्ता हो, चाहे राजनीति की सत्ता हो, चाहे अर्थ सत्ता हो, उनको ओशो से क्या डर लगा होगा? अगर मैं इतिहास की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे मसीहा हुए हैं, ऐसे बहुत युग पुरुष हुए हैं जिन्हें बाद में साजिशन उनको या तो भगाया गया, हटाया गया या के मार तक दिया। बिल्कुल, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, लेकिन जहर तक देने की घटनाएं हमारे पूरे वैश्विक परिदृश्य में देखते हैं। किसी ने परिवर्तन करने की बात की, आगे बढ़ने की बात की और बगैर सत्ता के लालच की बात की कि मैं तो अपने साथ, मेरे साथ जो लोग हैं उनको सुधारने की बात कर रहा हूं, उनको समझाने की बात कर रहा हूं, उनको अपडेट करने की बात कर रहा हूं, तब वे भी खतरनाक साबित हुए। ओशो भारत में रहे, पूना कम्यून में उनका अच्छा काम चल रहा था, अपने विचारों की वजह से वो बहुत ज़्यादा चर्चित हुए। बहुत सारे विषय थे जिनको लेकर के फ्री सेक्स की बात उन पे जुड़ी। उनके साथ ये हुआ कि उनके कम्यून में तो पता नहीं क्या होता है, कुछ वहाँ पे कुछ मौत हो गई थी। उस तरह के वहाँ पे जो आपके अमेरिका में इस तरह के भी कुछ हुए। अमेरिका उनको जब गए तो वहाँ से उनको खदेड़ दिया गया। मतलब एक सारा का सारा परिदृश्य मैं आपको सिर्फ संकेत दे रहा हूं। कुछ इस तरह के अमेरिका में कुछ मौत होना, यहाँ पर उनके साथ संभोग से समाधि एक जो किताब आई उसके बारे में बताते हैं कि वो टाइटल पहले नहीं था और उसके बाद में सिर्फ ब्रांडिंग के लिए वो टाइटल बनाया गया। तो ये सब मिला करके जो ओशो का जो एक स्वरूप बनता है, वो जब तक आप उसमें प्रवेश नहीं करते हैं तब तक एक लिजलिजा सा स्वरूप होता है और आप उसको टच करने से घबराते हैं। और जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपको लगता है कि आपको अमृत ही अमृत मिल गया है, आपको कुछ ऐसा मिल गया है कि अंधेरे के बाद में एक रोशनी होती है और वो चकाचौंध करने वाली रोशनी होती है। यहां से ओशो को समझे, यहां से ओशो को समझे, यहां से ओशो को समझे। तो ये जो सत्ताएं उनसे जो परेशान थी वो क्या इसलिए थी कि वो सत्ता के प्रवक्ता नहीं बने, या कि सत्ता को यह डर था कि अगर ये अधिष्ठाता बन गया, ये वास्तव में देवता बन गया, क्योंकि जिंदा देवताओं से सत्ताओं को डर लगता है, ये अगर देवता बन गया तो हमारी परेशानी का सबब बन सकता है। क्या था वो? ये जितने भी विदेश में गया, नहीं हिंदुस्तान की बात करूं, यहाँ छोटे पुराने शहर हैं, बिल्कुल ठेठ पुराने, अपने बीकानेर समेत जी कई शहरों में क्या है कि मैंने देखा है, सड़क पर एक छोटा सा गेट खुलता है 3x6 का, 3.5 7 4 का भी नहीं, इतना गेट खुलता है और उसके अंदर साइकिल समेत, बाइक समेत घुसना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। घुसने के बाद पूरा 100-200 घर का मोहल्ला बसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल 100-200 घरों का मोहल्ला। बिल्कुल। बारात भी होती है तो वो उस गेट के बाहर से ही जाती है,
कोई शव यात्रा भी होती है तो मुर्दे को गेट से बाहर ले जाके अर्थी सजाई जाती है, क्योंकि उस गेट में से तो निकले नहीं। लेकिन अंदर 100-200 घरों 300-300 घरों की पूरी बस्ती, पूरा मोहल्ला होता है। लेकिन अगर कोई बाहर से देखेगा, वो कहेगा ये 3x6 का गेट है, इसमें मैं क्या जाऊं, मेरी बाइक, अंदर तो जाओ। दूसरा क्या होता है, दुष्यंत का एक शेर है जिसके शुरू के शब्द कुछ गड़बड़ा रहे मेरे, कि न हो कमीज तो पेट, शायद यही है, न हो कमीज तो पेट पांव से ढक लेंगे, कितने मुनासिब हैं ये लोग इस सफर के लिए। क्या बात है। क्योंकि होता है क्या है कि आपने सत्ताओं की, समकालीन सत्ताओं, सत्ताधीशों की बात की। देखिए क्या होता है, ये सत्ता, ये सत्ताधीश, इनका पूरा तंत्र टिका होता है आम आदमी के शोषण, उसके भय और उसकी कमजोरी पर। ठीक है। और ओशो ने यही तो चोट कर दी, यहाँ चोट की। ओशो ने यही तो चोट कर दी। ओशो ने कहा कि भाई तुम कमजोर क्यों हो, तुम भयग्रस्त क्यों हो, भयभीत क्यों हो, तो तुम ऐसे शोषित क्यों हो। तो ओशो जितने भी है सबको ओशो मान लीजिए, जिनके साथ ऐसा समकालीन सत्ता, तो समकालीन सत्ता चाहती थी कि ये अब इनको कपड़ा देने की, न हो कमीज तो पेट पांव से ढक लेंगे, यूं पांव करके ढक लेंगे, मतलब कपड़ा देने की। ओशो ने कहा कि तुम्हारा अधिकार है, मतलब एक तरह से भौतिक प्रतीकों में। तो ओशो ने क्या किया, मैंने शुरू में कहा था कि वे दिगंबर समुदाय से थे। ओशो ने क्या किया, उन मान्यताओं को और उन धारणाओं को, उन तथाकथित परंपराओं को, उनकी पूंछ पकड़ पकड़ कर, यूं उठा उठा कर, झिंझोड़ झिंझोड़ कर फेंकना शुरू कर दिया। तो सत्ताओं को डर लगा कि यार आज ये आदमी इन्हें जागृत कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी जागृति और दास्ता क्या होती है, वो होती है सांस्कृतिक और धार्मिक। जी, आध्यात्मिक भी नहीं। हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है धार्मिक नहीं हो, कर्मकांड तो और बाद में आता है, ठीक है। तो वो उखाड़ने का काम किया, तो सत्ताएं बिलबिला उठी। उन्हें अपना वोट का आधार, जहां लोकतंत्र था वहां वोट, जहां राजाशाही थी वहां आस्था की राज परिवार में, उन्हें लगा कि हमारी तो दुकान ही बंद करवा देगा, हमें तो बर्बाद कर देगा। तो कुबेरनाथ राय नहीं, हाँ, उन्हीं का एक निबंध है। निबंध का शीर्षक मुझे सही याद है, पाप के 4 हथियार। ठीक है। पहले प्रशंसा, फिर उसके बाद निंदा, फिर उसके बाद शरण, मतलब हत्या, और उसके बाद शरण आना। यानी आपका विरोधी सबसे पहले तो क्या करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा खत्म करने के लिए। आपके चारों तरफ जय जयकार है, आप आम लोगों से कट जाएंगे। अब मैं उधर आ रहा हूं, उनके जो विवाद है, तो आपका जो एक तो आपसे लाभ उठाना चाहता है वो, और एक वो जो आपको खत्म करना चाहता है ना। तो उसमें क्या होता है, वो पहले आपकी प्रशंसा करेगा, प्रशंसा करके आपके चारों ओर एक आवरण बना देगा जो उसी आम आदमी से आपको काट देता है जो आपकी शक्ति है। बिल्कुल। और जीवंत जुड़ाव समाज। दूसरा क्या होता है, फिर निंदा। फिर वो ऐसे भी अगर वो अपने उद्देश्य में सफल है तो फिर निंदा करेगा आपकी जी भर के, उसमें भी सफल नहीं हुआ तो फिर आपकी हत्या करने की कोशिश। और अधिकतर यहाँ कामयाब हो गई, अधिकतर सत्ताओं ने हत्या वाले तीसरे हथियार से कामयाबी पाई और उन बड़े बड़े व्यक्तित्वों का नाश कर दिया। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो तब भी नहीं मरते, तो फिर उनके लिए होता है कि हम आपकी शरण में आते हैं। ठीक है। असल में वो शरण में नहीं आते, उन्हें पता है नजदीक जाकर हम आसानी से इसे समाप्त कर सकते। तो ओशो के साथ क्या हुआ, देखिए ध्यान ये रखिए, ओशो ने कम्यून बनाया। सही यही शब्द था, पुणे के लिए, ओरेगांव के लिए, फिर पुणे आए हो। कम्यून क्या होता है, कम्यून से कम्युनल तो खैर शब्द ही भ्रष्ट कर दिया। कम्यून जब होता है तो एक बॉस होता है और पूरी नीचे एक व्यवस्था होती है, दायित्व बंटे समाज। अब साहब उसमें ये बात है कि वो अगर उसमें कुछ भी होता है तो ऊपर तक जाता है, और कम्यून बहुत सशक्त होता है, इसलिए कम्युनिस्ट यहीं से एक शब्द निकला, बहुत पावर में। कम्यून जब बनता है तो फिर क्या होता है कि लोग बॉस के निकट पहुंचने की होड़, और ये जो सत्ता की चाह है ना, ये हर रूप में हर जगह होती है। अब यहां मैं शीला का जिक्र करना चाहूंगा, आनंद शीला बोल दूंगा, लेकिन और जो दुम छल्ले वो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मां कहलाने लायक ऐसे लोग होते नहीं है। आनंद शीला का एक लक्ष्य था जीवन में ओशो के सर्वाधिक निकट पहुंचना। उसने ओशो की रसोइया बनने से लेकिन निकट तक पहुंची तभी जब वो वहाँ स्वीडन या स्पेन में कहीं गिरफ्तार हुई थी, तो ओशो ने खुद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैंने एक शेफ को अपनी पीए बना लिया, गलती की। और ओशो ने खुद कहा उसके खिलाफ, तो 274 के लगभग केस थे उसके खिलाफ, वो खोल दो, जांच करवाओ, सरकार को खुद कहा। तो एक तो ऐसे लोग थे जिन्होंने ओशो को बदनाम कर दिया, और दूसरा क्या है, ओशो खुद इसके जिम्मेदार भी थे। क्या होता है कि
हर रात का एक सवेरा होता है और हर दिन का एक अंधेरा शाम उसकी एक रात होती है। अब आपने अगर रात आएगी उस समय के लिए अभी से दिन में इंतजाम नहीं किए है ना रोशनी के रात को, तो आपको अंधेरा झेलना पड़ेगा। ओशो की जो एक लग्जरी लाइफ थी, बहुत विलासीपूर्ण बल्कि अति विलासीतापूर्ण जीवन, उसमें क्या था कि वो अच्छे संगठक नहीं थे। अच्छे प्रतिभावान लोगों की, जो कलाकार होते हैं, संस्कृति वाले होते हैं, दार्शनिक होते हैं, उनका एक सबसे बड़ा जीवन का खराब बिंदु होता है कि अच्छे कुशल संगठक नहीं होते। संगठक नहीं होते, ठीक है। वो संगठन नहीं चला तो गलत लोगों को गलत जगहों पर बिठा लेते हैं और उसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता। ओशो के अधिकतर विवाद तो वही है, उनके अपने लोगों से जुड़े। लेकिन एक बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि ओशो ने कहीं न कहीं कुछ अंशों में खुद विवादों को जन्म दिया है। मतलब दार्शन शास्त्र से जुड़े हुए विवादों को, धर्म समाज से, उनको ओशो ने खुद हवा दी। संभवतः है कहीं एक उनके अवचेतन में बैठा हुआ था मामला। क्या बैठा हुआ था? ओशो ने दिगंबर जो समुदाय है, उनके संतों को, उनके क्रियाकलापों को, उनके महाराज शाह को जो कुछ देखा, उनकी कुछ ऐसी बातें थी जो सार्वजनिक मंच पर करने की नहीं है। ओशो बताते हैं कहीं कि उनका मेरे अवचेतन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं कभी आऊंगा ना तो ऐसे, इन्हें नहीं, ऐसे लोगों को सबक सिखाऊंगा। अच्छा, ऐसे लोगों को, ऐसा कुछ रहा होगा। एक कोई ग्रंथी, हाँ वो ग्रंथि तो क्या कहें, लेकिन उनके अवचेतन में वो चोट पड़ गई। तो जैसे कभी कभी फिल्मों में दिखाते हैं ना हीरो के कि वो एक झापड़ पड़ा उसके पिता के और उसको वो दिखता है, तो वो उसके ग्रंथि बैठ गई, फिर वो बदला लेता है। मतलब बिल्कुल आप कहेंगे कि मित्रों की तो फिल्मी बातें, फिल्में जीवन से ही बनती है, ठीक है। और ये बात जो हमारी आदत है नाटकीय बात को फिल्मी कहते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीरता की बात है। वही ओशो जब बड़े होते हैं, जब कम्यून स्थापित करते हैं, दुनिया उनके नाम से कांपती है। अब मैंने ये कांपना क्यों कहा? जिस आदमी के आगे पीछे काफिले में 85 रोल्स रॉयस कारें 70 के दशक में, 80 के दशक में, और आज भी रोल्स रॉयस होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जिस आदमी का काफिला कहीं रुकता है तो 200 कमरों का पूरा होटल बुक किया जाता है। सब जो आदमी गाउन में हीरे, नगीने, मोती जड़े हुए पहनता है जी, ये देखकर एक जो आम श्रद्धालु है, जो आपने कहा था ना दूरी, फिर वो वहां दूरी बंद। तो जिसने ओशो को सुना, देखा नहीं, सिर्फ सुना, जिसने पढ़ा, वो तो ओशो का भक्त जैसा ही हो गया, ठीक है। लेकिन जब उसने पास से ओशो या ओशो कम्यून देख लिया, बस वहां फिर आम आदमी, जो सबकी बड़ी शक्ति होती है, देखिए किसी भी दार्शनिक, सत्ताधीश, सामाजिक, धार्मिक नेता की शक्ति उच्च वर्ग कभी नहीं होता और निम्न वर्ग को फुर्सत ही नहीं मिलती, उन सबसे मध्यम वर्ग, वो मध्यम वर्ग ओशो से टूटा। तो उसका कारण ये था कि ओशो के चेलों ने, पट्टों ने, तथाकथित शिष्यों ने तो भौतिक रूप से उनको बदनाम किया, विवाद खड़े किए, और उन्होंने वैचारिक स्तर पर पंगे ले लिए। पंगे लेने का मतलब जानबूझ के ऐसे लगता है कि इसको मैं चोट करूं और भाग लूं, तो फिर उसका रिएक्शन तो कहीं न कहीं आएगा।